अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरोज़ ख़ान है और मैं फ़िलहाल अभी एस्टोनिया में हूँ। इससे पहले मैं एक्सेल बुल्गारिया में काम किया था, उस टीआरसी से मैं एस्टोनिया आया हूँ। ठीक है, यहाँ आके मैं जॉब सर्च किया, इंटरव्यू दिया और जो है मेरा सिलेक्शन हुआ और अभी जो है डॉक्यूमेंट प्रोसेस जो है पेंडिंग है। तो कई लोगों का जो सवाल है कि जो मेरा जो बुल्गारिया का जो टीआरसी है या रोमानिया का जो टीआरसी है वो हम लोग इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपके पास बुल्गारिया का टीआरसी, मेरे पास बुल्गारिया का टीआरसी था। एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ। तो बहुत लोगों का डाउट है कि अगर हमको कहीं जाना है तो पहले हमको जो है बुल्गारिया इंटर होना होगा। ठीक है, आप देखिए ये जो है ये मेरा बुल्गारिया का टीआरसी है। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो ये मेरा बुल्गारिया का टीआरसी है। तो उसमें इसी वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप जो है बुल्गारिया का टीआरसी से डायरेक्ट कोई दूसरी कंट्री इंडिया से जा सकते हैं कि नहीं। तो इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊँगा। कि बहुत लोगों का डाउट आता है कि अगर हम मान के चलिए अगर हमको दूसरी कंट्री जाना है तो पहले हमको बुल्गारिया जाना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ से हमको दूसरा कंट्री मूव करना होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आप इंडिया से ही डायरेक्ट जो है मूव कर सकते हैं कोई भी कंट्री। अगर आपके पास टीआरसी है तो बुल्गारिया जाने का, या मान के चलिए आपके पास रोमानिया का टीआरसी है तो रोमानिया जाने का ज़रूरत नहीं। आप इंडिया से ही कोई भी कंट्री जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं, फिनलैंड जा सकते हैं, पोलैंड जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है इमिग्रेशन के ऊपर, आपका लक के ऊपर। जैसे हमसे कुछ भी सवाल जवाब नहीं किया, एक भी क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा। वो मेरा सिर्फ पासपोर्ट देखा और टीआरसी देखा, ये भी नहीं पूछा कि तुम बुल्गारिया से यहाँ क्यों डायरेक्ट आए हो, कहाँ बुल्गारिया जाओगे कि नहीं जाओगे, कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपको मैं बता दूँ कि आप जो बुल्गारिया का टीआरसी से आप इंडिया से डायरेक्ट भी कोई कंट्री जा सकते हैं शेंजन में। ठीक है, बस आपके पास फ़्लाइट टिकट होना चाहिए और पासपोर्ट और जो है टीआरसी हाथ में होना चाहिए। वो आपका खाली शक्ल मैच करेगा कि आप सेम आदमी है कि नहीं, बस उसके बाद सवाल उवाल उतना कुछ नहीं करता है। ठीक है, बाई चांस कभी आपका बाई लक किस्मत ख़राब है, सिर्फ 1% चांस है, 99% जो चांस है क्वेश्चन नहीं करेगा। क्या कि जो मेरे आगे वाले बंदे थे उनका भी जल्दी जल्दी बस पासपोर्ट देगा। हमको उन डिस्टेंस पर रहता है, लेकिन हमको देख के लग रहा है कि उन लोग से भी कुछ सवाल जवाब नहीं किया था। ठीक है, तो हमसे भी कुछ सवाल जवाब नहीं किया, जो आगे वाले बंदे थे उनसे भी कोई सवाल जवाब नहीं किया। इस वजह से हम बता सकता हूँ आपको कि 99% चांस है कि आपसे सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। 1% चांस है बाई लक, ठीक है, आपका बैड लग रहा तो मान के चलिए जो है आपसे सवाल जवाब पूछ सकता है। वो भी वो कुछ पूछेगा नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं, जो है सच बताइए। ठीक है, एकदम बिंदास होकर बताइए, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। हमसे पूछता भी तो मैं सीधा बोल देता कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए हमसे कुछ पूछा नहीं, लेकिन आप जो है डायरेक्ट टीआरसी से दूसरा कंट्री है जा सकते हैं। समझ गए ना, ये जो डाउट है आपका क्लियर हो गया, जो कि बहुत लोगों का जो डाउट है, ये बहुत बड़ा डाउट है। जब मेरे को भी डाउट था जब मैं था बुल्गारिया में, तो कुछ लोग बोलते थे कि जा सकते हैं, कुछ लोग बोलते थे कि नहीं जा सकते हैं, आपको पहले बुल्गारिया आना पड़ेगा, बुल्गारिया आने के बाद यहाँ आपको एग्जिट करना पड़ेगा, एग्जिट होने के बाद फिर जो है एंट्री कराने के बाद फिर जो है आप दूसरी कंट्री जा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं इंडिया से। ठीक है, मैं खुद आया हूँ डायरेक्ट में। ठीक है, और जो मेरा जो इमिग्रेशन हुआ था, जैसे मैं जो एस्टोनिया आया हूँ, पहले मेरा जो फ़्लाइट था वो पोलैंड में उतरा, फिर पोलैंड से फिर हमको वार्सो एयरपोर्ट है पोलैंड का, ठीक है, वार्सो में उतरा, फिर वार्सो से फिर हमको टॉलिन के लिए फ़्लाइट मिला। तो मेरा जो इमिग्रेशन है वो पोलैंड में ही हो गया। ठीक है, टॉलिन में नहीं हुआ, पोलैंड में ही मेरा पासपोर्ट लिया और टीआरसी लिया, फ़ोटो देखा और गेट खोल दिया, चल गया। अब हमको डाउट था कि टॉलिन में भी मेरा जो है इमिग्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ कुछ हमसे पूछा ही नहीं। जब हमसे कुछ पूछा नहीं तो हमको लगा कि यहाँ इमिग्रेशन नहीं हुआ, बस ऐसे ही देख के छोड़ दिया। फिर जब मैं टॉलिन में उतरा तो जैसे जैसे वहाँ बोर्ड था एग्जिट होने का, वैसे से मैं चलते गया। वहाँ कहीं पे इमिग्रेशन का ऑप्शन ही नहीं आया, लगेज लिया, बाहर एग्जिट का गेट था, एग्जिट गेट लेके चल दिया। अब इमिग्रेशन हुआ नहीं हुआ ये हमको पता नहीं। ठीक है, तो जैसे जैसे गेट था वैसे से फॉलो करके
मैं बाहर आ गया। हमसे टोलिन में कुछ भी इमिग्रेशन कुछ भी सवाल उवाल नहीं पूछा गया। तो जो आपका इमिग्रेशन है वो आप कोई भी कंट्री में पहली बार जब इंटर करते हैं शेंजन में, तो वहीं पर आपका इमिग्रेशन होगा, ठीक है। चाहे आप स्विट्ज़रलैंड जाइए, जर्मनी जाइए, आपको वहीं पर ही जो है इमिग्रेशन होगा। और हमसे पोलैंड में कोई भी एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा हमसे। हो सकता है कि वो जो TRC है वो वैलिड चेक किया होगा, और या तो स्टूडेंट देके भी छोड़ दिया होगा, ठीक है। हमको ऐसा भी हो सकता है, अब क्या है पता नहीं, लेकिन हमसे जो है एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। सो अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं। अगर आपके पास TRC है तो आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं, समझ गए ना। कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कुछ भी सवाल उवाल नहीं होता है, कोई भी रिस्क नहीं है। बस आपका जो है दूसरा कंट्री में कोई एक बंदा होना चाहिए एकोमोडेशन का, या तो फिर आप ऑनलाइन एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। जैसे मैं एस्टोनिया में आया था तो CT24 एक वेबसाइट आती है, वहाँ से आप जो है हॉस्टल वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। वो पैसा वैसा वगैरह भी दे देता है और कॉन्टैक्ट भी दिया रहता है, वहाँ से आप जाके जो है चेक कर सकते हैं। सस्ता में भी मिल जाता है, जैसा आपका बजट है वो हिसाब से आपको जो है मिल जाएगा, समझ गए ना। सो TRC जो है आपका वैलिड होना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। और एक चीज़ बता देता हूँ कि जो TRC है, और जब आप आइएगा दूसरा कंट्री में तो उस जब तक आपका डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट नहीं हो जाता है, जो कंट्री में आप आए हैं वहाँ, तब तक आपका TRC जो है वैलिड होना चाहिए। अगर इनवैलिड हो जाएगा तो बाई चांस दिक्कत हो सकता है, काहे कि अभी मेरा TRC वैलिड है, मैं चेक किया था, ठीक है। एक वेबसाइट आता है बुल्गारिया का, ठीक है, उस पर मैं चेक किया। चेक ऐसे गूगल में सर्च मारिएगा, चेक रेसिडेंशियल कार्ड परमिट बुल्गारिया, तो एक वेबसाइट आता है। वहाँ पर आप अगर TRC नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो वहाँ पर जो है आपका जो वैलिड है नहीं वैलिड है वो मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो TRC अभी वैलिड है। अब अगर डॉक्यूमेंट काम हो गया तो फिर TRC इनवैलिड भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। तो डॉक्यूमेंट का काम होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है दूसरा कंट्री में, जैसे मैं एस्टोनिया में हूँ तो यहाँ पर आपको जो है वर्क परमिट मिलना चाहिए। और यहाँ का जो वर्क परमिट है, पहले कोई भी कंपनी आपको शॉर्ट टर्म वर्क परमिट देती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म वर्क परमिट 365 दिन का रहता है, जो कि वर्किंग डेज रहता है। बीच में जो छुट्टी वगैरह रहता है उसको हटा दिया जाता है। 365, जैसे मान के चलिए 1 जनवरी को आप प्रोसेस हुआ है, वर्क परमिट अप्लाई किया है, तो आपका जो है मार्च तक वैलिड रहेगा। क्योंकि जो 2 महीना है छुट्टी वगैरह, सैटरडे संडे और फेस्टिवल छुट्टी, ये सब छोड़ के आपका मार्च तक जो है वैलिड रहेगा, वर्किंग डेज काउंट किया जाता है। और शॉर्ट टर्म के बाद फिर जो है आप लॉन्ग टर्म परमिट अप्लाई कर सकते हैं, आपकी कंपनी अप्लाई कर सकती है। परमिट मिलने के बाद जो है फिर आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो वीज़ा या तो आप होम कंट्री में कीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो है पुलिस जो रहती है ना वो कंट्रोल करती है। जो परमिट वगैरह है वो पुलिस कंट्रोल करती है, वो पुलिस देती है, ठीक है। पुलिस के हाथ में रहता है, वही आपका जो है चेकिंग वगैरह करके वो देती है। और उसके बाद जो परमिट मिलने के बाद फिर आपका वीज़ा लगेगा। अब वीज़ा या तो आप होम कंट्री में लगा लीजिए, या तो आपके पास बुल्गारिया में है तो बुल्गारिया में आपको इंडिया जाना पड़ेगा, इंडिया जाके फिर आप वीज़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। और एस्टोनिया का जो है ये वीज़ा जल्दी मिलता नहीं है, क्योंकि इसका अपॉइंटमेंट बहुत फुल रहता है, स्लॉट फुल रहता है, ठीक है। इसका बारे में मैं पता किया हूँ। तो इसका जो है एस्टोनिया का जो है एम्बेसी में वर्क परमिट के लिए हमेशा फुल रहता है। आपको 2-3 महीना वेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं सच बता रहा हूँ, आपको 2-3 महीना वेटिंग करना पड़ेगा। एक और चांस है कि आप एस्टोनिया आके यहाँ से भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका TRC वैलिड होना चाहिए, ठीक है। परमिट के समय भी आपका TRC वैलिड होना चाहिए। और जब यहाँ आइएगा, परमिट आने में कम से कम 1 महीना लग जाता है, ठीक है। 3 हफ्ता जो है लग जाता है, ऐसा हमको बोला है कंपनी। और उसके बाद जो है फिर मेरा जो है यहाँ अपॉइंटमेंट मिलेगा, पुलिस का अपॉइंटमेंट, जहाँ पर आप वीज़ा अप्लाई कीजिएगा। अब वो पूछेगा आपसे कि आप होम कंट्री में क्यों नहीं, वहाँ से क्यों नहीं अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो ऐसा हमको एम्प्लॉयर बोला, ऐसा पूछे तो उसको बोलना है कि वहाँ पर जो है स्लॉट फुल था, 3 महीना का जो स्लॉट है
वेटिंग था, अब हमको ज्वाइनिंग करना है, इस वजह से जो है हम यहाँ आके अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा। ठीक है, इस तरीक़ा से आप काम कर सकते हैं। पुलिस भी यहाँ पर जो है आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वो पुलिस ही करेगी। ठीक है, आपसे सवाल जवाब जो है पुलिस करेगी। अपॉइंटमेंट जैसे वहाँ एम्बेसी लेता है, यहाँ पर पुलिस ही सब कुछ करेगी। वर्क परमिट भी पुलिस करेगी और वीज़ा का प्रोसेस भी है वो पुलिस ही करती है। ठीक है, PBA जिसको बोलते हैं इन लोग। सो हालांकि मेरा जो है अभी पेंडिंग में है वर्क परमिट आने के बाद तब तक मेरा जो TRC वैलिड होना चाहिए, क्योंकि अब जैसे मान के चलिए 90 दिन का जो है TRC जो है वैलिड रहता है। जहाँ तक मैं सर्च वगैरह किया हूँ तो अभी जो मेरा है 40 दिन बीत गया। ठीक है, और मेरे पास 50 दिन है। अगर कंपनी कैंसिल भी करवाती है तो वो इमिग्रेशन का हाथ में रहता है कि कब तक आपका जो है TRC कैंसिल कराएं। ठीक है, तो बाई चांस उन लोग टाइम देता है। ठीक है, 1 महीना टाइम देता है कम से, जब वो कंपनी बोलेगी कि ये टर्मिनेट हो गया है तो 1 महीना जो है आपको टाइम देता है। 1 महीना में जो है आपका काम जो है होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत है। समझ गए ना। तो फिनलैंड में भी सेम प्रोसेस है, जैसे जिस तरीक़े से एस्टोनिया में प्रोसेस है, फिनलैंड में भी सेम प्रोसेस। फिनलैंड का आपको प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए आप फिनलैंड में कोई कंपनी में इंटरव्यू दिए, ठीक है, जाके वहाँ सिलेक्शन हो गया। अब वो कंपनी ऑफ़र लेटर जो है रिलीज़ किया, आपको ऑफ़र लेटर दी, तो वहाँ का जो इमिग्रेशन है वहाँ पर जो है आपको जो है सबमिट करना पड़ता है अपना डॉक्यूमेंट। ठीक है, अपना पासपोर्ट, अपना जो यहाँ का TRC है वो, और जो कंपनी ऑफ़र लेटर दी है वो, और उसके बाद जो कंपनी है इमिग्रेशन है वो कंपनी से भी इंफॉर्मेशन लेगा। ठीक है, कि ये जो बंदा जो है एक ID बनाना पड़ता है उसमें आपको। ठीक है, इमिग्रेशन का एक ID बनता है, लॉगिन करना पड़ता है, वहाँ पर आप अप्लाई कीजिएगा। फिर वो जो है वो कंपनी इमिग्रेशन वो कंपनी को जाके पूछेगी कि ये बंदा ऐसा ऐसा फॉर्म भरा, आप हायरिंग करना चाहते हैं, तो उसके पास एक ऑप्शन आएगा, बोलेगा हाँ, तब जाके जो है आपका वर्क परमिट इशू होता है। जब वर्क परमिट इशू हो गया तो आप डायरेक्ट फिनलैंड में जाके ही परमिट अप्लाई कर, जो TRC है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रेसिडेंशियल कार्ड जो है वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। परमिट आ गया तो वहाँ जाके अप्लाई कर दीजिए, फिर वो कार्ड आ जाएगा, फिर आप जाके वहाँ जो है जॉब कर सकते हैं। तो इस तरीक़े का प्रोसेस होता है फिनलैंड में। ये प्रोसेस होने में 3 महीना लग जाता है। ठीक है, 2.5 महीना 3 महीना लग जाता है। तो फिनलैंड का भी प्रोसेस जो है बहुत ईजी है, ज़्यादा क्रिटिकल है नहीं। ठीक है, मेन जो क्रिटिकल काम है आपको इंडिया से आने में। अगर देखिए, अगर मेरा यहाँ काम नहीं हुआ, फिर अगर मैं इंडिया चल गया था, बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि इंडिया से आने में बहुत टाइम लग जाता है, 8-9 महीना टाइम लग जाता है पूरा प्रोसेस होने में। ठीक है, चाहे आप कोई भी कंट्री चल जाइए। अब जैसे एस्टोनिया भी आइएगा तो 3 महीना आपको जो है एम्बेसी का अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, स्लॉट नहीं मिलेगा। अब वीज़ा रेशियो इसका कम है। ठीक है, अब देगा नहीं देगा डॉक्यूमेंट, हालांकि डॉक्यूमेंट सारा ओके रहेगा तो आपको वीज़ा मिल जाता है, लेकिन फिर भी एक डाउट रहता है कि इतना दिन वेट किए, वेट करने के बाद भी अगर वीज़ा नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। समझ गए ना। हाँ, और परमिट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, तो परमिट के लिए हमसे डॉक्यूमेंट लिया था मेरा पासपोर्ट। ठीक है, अब पासपोर्ट का सारा पेज का जो स्कैनिंग करा के रखिएगा, आपका कितना बार एग्जिट किए हैं, कितना बार इंटर किए हैं, ये सारा चीज़ जो है वो मांगता है। ठीक है, पहले कहाँ गए हैं, फिर कब आए हैं, ये सारा चीज़ जो है इन्फॉर्मेशन वो मांगता है। तो पहले पासपोर्ट का पूरा, अगर 36 पेज है तो 36 पेज का स्कैनिंग आपके पास होना चाहिए, वो भी क्लियर वे में। ठीक है, उसके बाद जो है पासपोर्ट हो गया, उसके बाद TRC। ठीक है, TRC का दोनों साइड का स्कैनिंग कॉपी चाहिए। उसके बाद एक फ़ोटो आपका, ठीक है, और एक रिज्यूम, और जो है आपका क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट, और अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट मांगेगा तो ये जो 4 चीज़ है, ये 4 चीज़ स्कैन करा के रख लीजिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो हमसे नहीं मांगा है, क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि मेरा इंटरव्यू ले लिया तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या मांगेगा। हमसे क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट बता दिया हूँ कि 36 पेज का पूरा स्कैनिंग कॉपी होना चाहिए, और जो है TRC, और आपका जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये 4 चीज़ जो है स्कैनिंग होना चाहिए। अब फ़ोटो जो है वो आपका 6 महीना तक ही ऐसा अप्रोक्स जो है ओल्ड होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम आएगा।
फ़ोटो से और आपका जो फेस है वो मैच होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर अगर बायोमेट्रिक लेगा तो फिर ये दिक्कत आएगा, समझ गए ना। तो ये चीज़ हमसे मांगा है, तो ये चीज़ आप तैयार रख लीजिए। अगर पासपोर्ट है तो पूरा स्कैनिंग करा के रखिए और क्लियर वे में होना चाहिए। बाकी जो है वो कंपनी रख लेगा, वो अप्लाई करेगी और 3 हफ्ता का टाइम रहता है। 3 हफ्ता के अंदर जो है बोली है वो तुम्हारा जो परमिट है वो आ जाएगा, ठीक है। अब परमिट आने के बाद ही मैं अपडेट करूँगा कि परमिट कितना दिन के बाद आया और क्या है परमिट में, ठीक है। इसका बारे में मैं पूरा जानकारी लिया हूँ, तो मैं आपको जो है बात बता दिया, ठीक है। तो अगर आप भी आना चाहते हैं, अगर ट्राई वगैरह कर रहे हैं तो ऑनलाइन, सबसे पहले कि आपको अपने पास लैपटॉप एक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल से बार बार खोलना उतना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है मोबाइल से, ठीक है। अगर टाइम आपको सेविंग करना है, काम फास्ट करना है तो एक लैपटॉप रखिए, ठीक है। सस्ता से सस्ता लैपटॉप है वो भी चलेगा, 20-25 हज़ार रुपये वाला भी वो चल जाएगा। लेकिन जो है अपने पास जो है लैपटॉप रखिए और उससे जो है आप ऑनलाइन अप्लाई करते रहिए। ईमेल कीजिए, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, बहुत सारा वेबसाइट है उस पर जाइए, भरिए, ठीक है। अपना रिज्यूम डालिए, कहीं ना कहीं से आपका रिप्लाई आएगा। अगर 400-500 अगर ईमेल डालेंगे तो आपका कहीं ना कहीं काम हो जाए। मैं 300 ईमेल डाला था इससे पहले, जब मैं इंडिया में था, आपको बात बता रहा हूँ, मैं इंडिया में था तो मैं सऊदी दुबई में बहुत ही ईमेल डाला था, वहाँ भी 300-400 ईमेल डाल दिया था। तो मेरा वहाँ पर भी सिलेक्शन हुआ था 2 कंपनी में, एक कतर में है सुहेल इंडस्ट्री, ठीक है। सुहेल इंडस्ट्री ग्रुप एक कंपनी है कतर में, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। और एक सऊदी में कंपनी था बहरा इलेक्ट्रिक, ठीक है, बहरा इलेक्ट्रिक करके कंपनी था। वो दोनों मेरे को डायरेक्ट ही, मैं रिज्यूम डाला था कंपनी में, जाके सर्च करते रहता था, ठीक है, कि सर्च करता था कंपनी में और कंपनी का प्रोडक्ट जो होता है ना, पार्ट्स, वो देखता था, ठीक है। तो अगर वो पार्ट हमको समझ में आ जाता था तो हमको मालूम हो जाता था कि यहाँ जो है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ताकि हर कंपनी जो है अपना वेबसाइट में जो है प्रोडक्ट पेज में अपना प्रोडक्ट लगाती है, तो उससे मालूम होता है कि यहाँ पर जो है काम हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मैं रिज्यूम डाला था, तो बहरा इलेक्ट्रिक में भी जो है मेरा सिलेक्शन हो गया था, सुहेल इंडस्ट्री ग्रुप में भी मेरा जो है सिलेक्शन हो गया था। तो बहरा इलेक्ट्रिकल में हमको 3000 दे रहा था, लेकिन वहाँ मैं इसलिए मना कर दिया था क्योंकि 12 घंटा ड्यूटी बता रहा था, ठीक है। 12 घंटा ड्यूटी है, 6 दिन ड्यूटी, जो कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है लेकिन बहुत आदमी थक जाता है, ठीक है। तो 12 घंटा ड्यूटी सही नहीं, 8 घंटा ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है कि 8 घंटा ड्यूटी है और 5 दिन ड्यूटी है हफ्ता में, 2 दिन सैटरडे संडे छुट्टी और कंपलसरी छुट्टी, कोई काम नहीं, ठीक है। आप बोलिए एक्स्ट्रा वर्क दे दो, वो सब कुछ नहीं होता यहाँ, ठीक है। हालांकि होता है दूसरी कंपनी में, लेकिन मेरी कंपनी में एक्स्ट्रा वर्क सब अलाउ ही नहीं। 5 दिन काम करो, 5 जाके घर में सो, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसा 12 घंटा ड्यूटी था। बाद में सुहेल इंडस्ट्री ग्रुप में सोचा ज्वाइनिंग करने के लिए, तो वहाँ पर मेरे को सैलरी दे रहा था 2500, ठीक है। एकोमोडेशन दे रहा था और जो है खाने का नहीं दे रहा था, ठीक है। तो मैं बोला कि ठीक है, हमको खाने का 300 एक्स्ट्रा बढ़ा के दो, मैं विदिन 20 डेज़ मैं ज्वाइन कर लूँगा। तो फिर वो बोला ठीक है बताएंगे। फिर अभी तक वो बताते ही रह गया, फिर मैं छोड़ दिया उसको, ठीक है। बाद में फिर 2-3 महीना बाद तो जो है फिर से उसको मैं अप्रोच किया कि सर अपडेट नहीं किया था, वो उसका वैल्यू, मेरा वैल्यू कम हो गया उसके समय। फिर हमको 2500 से सीधा 2000 में आ गया। बोला 2000 सैलरी या 500 खाने का। हम बोला अरे सर ठीक है। फिर मैं मना कर दिया। फिर बाद में जाके मैं बुल्गारिया आया, बहुत लंबा टाइम लग गया बुल्गारिया आने में। हालांकि मैं पहले भी आ सकता था, लेकिन उसके बारे में बताऊंगा क्या इशू आया है। तो फिर मैं बुल्गारिया आया। बुल्गारिया में सही, सब कुछ सही चल रहा था। 7 महीना तक सही चला, ठीक है, 7-8 महीना तक सही चला। उसके बाद जो लास्ट का 4-5 महीना है उसमें काम आना बंद हो गया, ठीक है। काम ही नहीं, खाली जाओ बैठ के आओ। वहाँ पर हम रिलैक्स काम था, खाली बैठना। हम हालांकि बड़ा मशीन चलाते थे, 5 मीटर की मशीन थी, 5 मीटर, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि 5 मीटर उसका जो जिसका बेड रहेगा वो मशीन कितनी बड़ी होगी, ठीक है। एक बार खाली जाते थे, चेयर में बैठते थे
और एक हीटर लगा हुआ रहता था, हीटर रख के खाली सेकते थे और कोल्ड ड्रिंक ले लेते थे बस। 8 घंटा ऐसे ही करना है, 8 घंटा मिला भी तो ऐसे ही करना है, 12 घंटा मिला भी तो ऐसे ही करना है, 16 घंटा मिला भी तो ऐसे ही करना है। खाली चेयर में बैठना है, ठीक है। मशीन, बड़ी मशीनें चलते रहेगी अपना। तो वहाँ पर जो है आराम का काम हमको मिला था। यहाँ पर भी आराम है, लेकिन सेटिंग वेटिंग जो है डेली करने को देता है। वहाँ पर क्या था कि डेली सेटिंग नहीं है और आराम से सेटिंग करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो है बैच प्रोडक्शन का काम है, इसका खुद का पार्ट है, ठीक है। ये खुद का जैसे पार्ट बनाती है और उसका खुद का भी शॉप है, वहीं से सेल करती है, ठीक है। इसका जो सेलिंग है वो दूसरा जगह पर है, प्रोडक्शन यहाँ होता है, समझ गए। ज़्यादा मशीन नहीं है इसके पास, ठीक है। 6 मशीन है टोटल। और यहाँ पर भी हमको बोल रहा था कि एक बंदा 2-2 मशीन जो है रनिंग करता है। हालांकि अभी तक तो मैं नहीं किया हूँ, लेकिन शायद करता है, क्योंकि एक बंदा को मैं देखा था कि 2 मशीन चला रहा था, एक ही बंदा को देखा हूँ। हालांकि अलग अलग कंपनी की मशीन है, एक मशीन 2 मशीन 3 मशीन हाथ की है, ठीक है। चक साइज डिफरेंट है, पॉलेट सिस्टम है। और एक मशीन जो है हुंडई है, एक जो है डूजान मशीन है, ठीक है, पूमा का, ठीक है। डबल स्पिंडल मशीन है और टर्न मिल मशीन है, ठीक है। तो वही हमसे पूछा था कि टर्न मिल वगैरह चलाए हो कि नहीं। अब प्रोग्राम वगैरह जो है यहाँ पर पहले से प्रोग्राम दिया हुआ है ऑलरेडी। ऐसा काम मैं इंडिया में कर लिया हूँ। एक ITP एरोस्पेस में काम किया था, एकदम सेम प्रोसेस वही यूज़ हो रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। जो मैं ITP एरोस्पेस में काम किया था, सेम प्रोसेस जो है यहाँ यूज़ हो रहा है। वहाँ पर क्या होता था कि पेन ड्राइव में प्रोग्राम लो, हर कंप्यूटर में हर मशीन में एक पेन ड्राइव दिया है। वो पेन ड्राइव लो, कंप्यूटर से प्रोग्राम डालो, कंप्यूटर में प्रोग्राम डाल दिए, कंप्यूटर से पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव से इसमें डाल दिए, क्या बोलते हैं, मशीन में। अब मशीन में सारा कुछ बता दिया, कितना टूल लगाना, क्या लगाना। हालांकि ये जो है यहाँ का लैंग्वेज में लिखा रहता है, लेकिन फिर भी मेरे को समझ में आ जाता है, ठीक है। वो मैं जब देख लेता हूँ प्रोग्राम किधर जा रहा है, क्या जा रहा है, तो मैं समझ लेता हूँ इसमें क्या टूल है क्या नहीं है, तो वो मैं देख के समझ लेता हूँ। बस सेम जो मेरा ITP एरोस्पेस इंडिया में काम होता था, एकदम वही काम यहाँ जो है डिट्टो हो रहा था, सेम प्रोसेस। वहाँ भी बैच प्रोडक्शन, यहाँ भी बैच प्रोडक्शन। हमको लगता है कि कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। इसलिए वजह से हम यहाँ सर्वाइव कर ले रहे हैं, ठीक है। बाकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ा मोड़ा हमको समझ में उतना आता नहीं है, और मैं बोलता हूँ तो उन लोग को उतना समझ में आता नहीं है। फिर दो बार बोलेंगे तो समझ में आ जाता, फिर हम दूसरा बार सुनते हुए तो फिर हमको समझ में आता। तो ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अभी तक हिंदी आदमी यहाँ बहुत कान तरस गया है सुनने के लिए हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। अभी तक कोई भी आदमी जो है हिंदी बस खाली इंस्टाग्राम में देख रहा हूँ बस। बाकी अभी तक कोई बोलने वाला हिंदी अभी तक यहाँ मिला नहीं है। इंडियन एस्टोनिया में ज़्यादा लोग नहीं हैं, हालांकि हम नेट वगैरह में चेक किए हैं तो 8 से 10 हज़ार आदमी ही सिर्फ एस्टोनिया में इंडिया के लोग हैं, ठीक है। और ज़्यादातर अब पता नहीं टॉलिन में है, टॉलिन जो कैपिटल है यहाँ का, वहाँ रहते होंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है। टॉलिन यहाँ से 180-90 किलोमीटर दूर है, ठीक है। जहाँ पर मैं, मेरी जो कंपनी का जो मेन जो ब्रांच है जहाँ पर सेल करती है, ठीक है, मार्केटिंग वगैरह हो गया, वो है टॉलिन में ही। हमको लगा था कि इसका जो है टॉलिन में ही मेरा इंटरव्यू वगैरह होगा, ब्रांच होगा, लेकिन उधर है नहीं, ठीक है। फिर हमको यहाँ आगे मालूम चला कि वहाँ जो है नहीं है। तो एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि जो हमको जो HR बुलाई थी अभी तक उससे मेरा भेंट भी नहीं हुआ, ठीक है। वो पूरा हमको बोला कि जाओ मैनेजर के पास जाओ, ये एड्रेस दिया, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाके ये आदमी मिलेगा। मैंने बोला मैनेजर है, वो मिलेंगे, उनसे बात करना। वहाँ गए, उनसे मिले, फिर वो इंटरव्यू वगैरह लिया, ठीक है, हो गया। उससे जो बस खाली
जो है ईमेल से कॉन्टैक्ट भी नंबर नहीं था मेरे पास, ठीक है। बात ये बता रहा हूँ कि कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं था मेरे पास, पूरा जो चीज़ है वो ईमेल से ही हुआ है, ठीक है। कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो, कुछ ऐसा नंबर नहीं, पूरा जो है ईमेल से ही हुआ है। सो इस तरीक़ा से जो है मैं इधर आया हूँ, समझ गया ना। सो आना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कोई भी आ सकता है, बस कंटिन्यू आपको मेहनत करने आना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 महीना से कंटिन्यू ईमेल ही कर रहा था, ठीक है। 4 महीने बहुत टाइम भी लगता है और जो है पैसा भी खर्चा होता है। मैं 4 महीना से कंटिन्यू जो है ईमेल ही कर रहा था, ठीक है। फिर ईमेल किया, बहुत सारा ऑनलाइन इंटरव्यू दिया, फिर बहुत सारा रिजेक्शन आया। फिर रिजेक्शन आता था तो हमको लगता था कि अब नहीं हो पाएगा, जब बेस्ट है, आदमी थक जाता था, ठीक है। क्या है कि 300-400 ईमेल करना बोले तो 300-400 ईमेल सर्च करना उतना कंपनी के बारे में बहुत बड़ी बात है। वही कंपनी, ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी में रिज्यूम भेज दिए, ठीक है। जहाँ पर काम हो रहा है वैसा कंपनी सर्च करना 3 से 4 महीना, और बाद में कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर जब आता है तो रिजेक्शन हो जाता है, फिर इंटरव्यू होता है तो फिर बोलता है ठीक है मैं आपको अपडेट करूँगा। ये सब चीज़ से आदमी टूट जाता है, ठीक है, डीमोटिवेट हो जाता है। फिर सोचता है कि छोड़ो, तो जो है वो चल रहा है। लेकिन आपको हार नहीं मानना है, ठीक है। मैं भी ऐसी सोचा था कि छोड़ दो, अब जो होगा यहीं करेंगे, अब बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन दोस्तों कंटिन्यू अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आप जो है एक न एक दिन सक्सेस हो जाइएगा, इतना हमको मालूम है, ठीक है। क्योंकि मैं भी हर चीज़ में कंटिन्यू काम करते गया, ठीक है। तब जाकर मैं बुल्गारिया आने से भी पहले बहुत सारा, जो बोला ना कि 2 जगह पर मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ था, जैसे सऊदी में और कतर में, और भी जगह पर मैं प्रोसेस करवाया था। कंटिन्यू लगा हुआ था कि कहीं ना कहीं हो जाए, ठीक है। मैं 2022 से ही, मैं 23 से तैयार था जाने के लिए, क्योंकि 1 साल सोचा था एक्सपीरियंस ले लेता हूँ, काम सीख लेता हूँ, तो 1 साल काम सीख के फिर जाऊँगा। 23 से मैं सोचा था कि जाने का, लेकिन 23 पार हो गया, 24 पार हो गया, 24 भी सोचा था जाऊंगा। लेकिन उसका भी एक स्टोरी है कुवैत का, ठीक है। कुवैत में मेरा एक रिलेशन है, ठीक है। तो कुवैत में वहाँ से बोले थे कि मेरा जो है सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो भी गया था, ठीक है। तो सैलरी का इशू हुआ था, इस वजह से मैं वहाँ नहीं गया, ठीक है, कुवैत में। तो उस समय जब मैं वहाँ नहीं, उस समय मेरा बुल्गारिया का काम हो रहा था, ठीक है। लेकिन वो जो काम, बुल्गारिया का काम को नेगलेक्ट करके मैं जो है कुवैत में चले, क्योंकि मेरा वहाँ फैमिली मेम्बर था और मैं सोचा वहाँ जाऊँगा तो सही हो जाएगा। और उन लोग बोला कि यहाँ आओ, कोई टेंशन नहीं है, आराम का काम है। हम बोले ठीक है चलते हैं वहाँ पर। लेकिन वहाँ नहीं गए भी तो सही है, ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ चल जाते तो पता नहीं क्या ग्रोथ होता क्या नहीं होता अब। लेकिन वहाँ नहीं गए ही तो सही हुआ मेरे साथ, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पर जैसा भी प्रॉब्लम है, लेकिन इन द फ्यूचर यहाँ पर जो है ग्रोथ है, ठीक है। सो गाइस, अगर आप भी बाहर में हैं, गल्फ़ वगैरह में भी हैं, तो आप यूरोप आ सकते हैं, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सर्च करते रहिए, नहीं तो कंसल्टेंसी वगैरह को करिए, ठीक है। पैसा तो आपका खर्चा लगेगा, चाहे आप डायरेक्ट भी आएंगे अभी तो पैसा खर्चा लगेगा। डायरेक्ट आइएगा, इंडिया से टिकट कटाइएगा, अगर बुल्गारिया रोमानिया में हुआ तो 30-35 हज़ार रुपया भी टिकट है, ठीक है। और दूसरी जगह पर टिकट कटाइएगा जहाँ पर डबल फ्लाइट है, तो वहाँ पर 50-60 हज़ार रुपया खर्चा होगा, ठीक है। खर्चा तो आपका होगा, ठीक है। इसलिए वजह से जो एजेंट वगैरह का पकड़िएगा तो वहाँ पर अगर सही पकड़िएगा एजेंट, तो वो जो है आपका जो है उसमें बेनिफिट क्या है कि जो टिकट जो है आने जाने का टिकट प्रोवाइड करता है कंपनी, एकोमोडेशन कंपनी देता है, और ज़्यादा तक 60% जो पैसा खाने का भी कंपनी देता है, ठीक है। 60% कंपनी में जो है खाने का भी पैसा जो है आपको मिल जाता है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप गल्फ़ में भी हैं तो वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, एजेंट पकड़िए, नहीं तो आप डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन डालिए, अपना रिज्यूम डालिए, वहाँ से भी जो है आपका जो है जो आपको अपडेट नहीं मिलेगा। मैं वैसे ही करके आया, बुल्गारिया गया था एजेंट के थ्रू, लेकिन जो एस्टोनिया आया हूँ यहाँ मैं ईमेल डाला, ईमेल डाल के हमको बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, टेस्ट पास करने के लिए। टेस्ट पास किया तब जाके जो है मेरा सिलेक्शन हुआ। तो ये प्रोसेस मैं यहाँ आके किया हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रोसेस को कम किया, और मेरा जो डॉक्यूमेंट का काम है वो अभी चल रहा है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास
एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, आपको डर है कि नहीं एजेंट पैसा लेकर भाग जाएगा, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। टाइम लगेगा लेकिन जो है आपका काम हो जाएगा डेली, लेकिन जो है आपको रिज्यूम डालना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। ठीक है, और वीडियो लाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है।